गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। और पढ़ाई चल रही है, रिवीजन चल रहा है क्लास 11 का या नहीं? यस सर। यस सर। ओके। ओके, वी वर डिस्कसिंग एब्जॉर्प्शन। पढ़ा आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन? कुशाग्र, हैव यू रेड अबाउट इट? यस सर। तो मैं जो लास्ट टाइम पे बता रहा था कुशाग्र की कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन में क्या क्या होता है, तो कुछ ब्रीफ कर पाओगे मुझे? एनी, अगर तुम्हें याद है तो रिवाइज तुमने किया हो, थोड़ा सा ब्रीफिंग यू कैन डू। कुशाग्र सर कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। यस 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 डियर, यस। सर sir, I will not be able to explain it in a theory form. कोई बात नहीं, ऐसे ही बताओ। सर हमारे पास जो टोटल हमारा ल्यूमन से में जो ग्लूकोज रहता है, थोड़ा सा ग्लूकोज उसमें से डिफ्यूजन के थ्रू हमारा वो एब्जॉर्ब होता है। Correct. और मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज और जो गैलेक्टोज होता है वो हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, सेकेंडरी एक्टिव के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करता है। डिफ्यूज वर्ड नहीं यूज करना, ठीक है? हाँ, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करता है। इसमें सर हम कैरियर प्रोटीन यूज करेंगे SGLT1, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अच्छा। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने के लिए हमारे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नेसेसरी होगा। Primary active transport, ATP is directly utilized, whereas in secondary active transport, ATP is not directly utilized. Very good. Good. तो ओके, अच्छा कुशाग्र, फ्रक्टोज के एब्जॉर्प्शन के बारे में बताओ। फ्रक्टोज कैसे एब्जॉर्ब होता है? सर फ्रक्टोज और मैनोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। What is the meaning of facilitated diffusion? Facilitated diffusion by the use of carrier protein and not by the energy expense. ठीक है, ये बात भी सही है। कैरियर प्रोटीन लगेगी CP और एनर्जी नहीं लगेगा। That's good. सर एक ग्लूकोज मूव्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सोडियम मूव्स अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे एक्सप्लेन हो पाएगा ये? How you will explain it, इस पॉइंट को? सर हमारे पास Na प्लस K प्लस पंप है जो Na को आउटसाइड थ्रो कर रहा होगा और K प्लस को जो K प्लस अंदर इंसर्ट हो रहा होगा। तो फिर हमारे पास Na की डेफिशिएंसी हो जाएगी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। ठीक।
और तो उस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में Na डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हमारा Na अंदर इन्फ्लक्स होगा। ल्यूमेन से। हाँ सर, ल्यूमन से अंदर इन्फ्लक्स हो जाएगा Na+ का। ठीक है, फिर और तो सोडियम का अलोंग जा रहा है, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यस सर। और फिर ग्लूकोज अगेंस्ट कैसे हो गया? सर ये मेरे को याद नहीं है। यानी कोई बात नहीं, कौन बताएगा? चारुलता, आपका माइक काम कर रहा है तो बताइए। चारू, आवाज आ रही है? सर मेरे को भी याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं है? अच्छा, राजुल, राजुल, Yes, sir. Don't know, sir. Sorry, sir. ओके। जोयाली, Sir, no idea. नहीं याद आ रहा? No, sir. अंशिका, Sir can't remember. पलंकर, Yes, sir. Sir, glucose is absorbed by active transport. So धीरे धीरे उसका जो concentration है वो बढ़ेगा, तो इसीलिए against concentration gradient move करेगा। मतलब ग्लूकोज जब डिफ्यूजन से अंदर आ रहा था, या मतलब डिफ्यूजन से जब अंदर आया सेल के अंदर, तो इट इंक्रीज इनसाइड द सेल, है ना? और Yes, sir. सेल में बढ़ने की वजह से बाहर जो ल्यूमिन से ग्लूकोज आ रहा है बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन ऑल्सो, उससे भी क्या हुआ कि अब ग्लूकोज अंदर काफी बढ़ गया होगा। तो ग्लूकोज इतना सेल के अंदर डिफ्यूजन से भी आ रहा है और सोडियम के अलोंग भी आ रहा था, तो उस वजह से ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन सेल में बढ़ गई और ग्लूकोज सेल से बाहर उस रेट से नहीं जा पा रहा। हालांकि यहाँ पे हो रहा है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और ग्लूकोज बाहर जा रहा है सेल से, लेकिन उसका रेट बाहर जाने का इनटू दी ब्लड इतना रैपिड नहीं है जितना उसकी जो एंट्री का रेट इनसाइड दी सेल। तो इसीलिए ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन सेल में इतनी हो गई कि ल्यूमिन में कंपैरेटिवली कम हो गई। तो glucose is moving against the concentration gradient while sodium is moving along concentration gradient। ठीक है? और तुम लोगों ने पढ़ा हो इस टॉपिक को, तुम्हें कोई डाउट आया हो? अगर पढ़ा होगा तो बेचारा डाउट पूछ पाओगे, रीड नहीं किया होगा तो डाउट कैसे पूछोगे? वैसे भी आजकल तुम लोगों की फिजिक्स और केमिस्ट्री की खूब सारी क्लासेस लग रही हैं, तो टाइम तुम्हें कम मिलता होगा पढ़ने का, रीड करने का क्लास 11 बायो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कर रहे हैं, जैसे कुशाग्र कर रहे हैं, आई होप शायद सभी कर रहे होंगे, अंकुर भी कर रहा है, तो जिशान तुम भी कर रहे हो। AIATS का सिलेबस भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है फिजिक्स में, तो उसमें तो अभी थोड़ा हेक्टिक चल रहा है शेड्यूल। अच्छा, तो फिर इसका मतलब कि रिवीजन जो है फिर इन सब के बाद रखना चाहिए, नहीं? थोड़ा ये हो जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा सा ये फिजिक्स। सर हमारा टेस्ट परसों को है, कल को हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, तब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा फिजिक्स में। नहीं, वो तो देखो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट्स में तो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन नहीं, मैं अपनी बात कर रहा था कि फिर मुझे रिवीजन बाद में कराना चाहिए जब ये हो जाए सब, नहीं उसके बाद, क्योंकि फिर तुम लोग अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में।
टेस्ट हो जाए कौन सा वाला? अच्छा ये सर जो ये हो रहा संडे को जो AIT उसके बाद रिवाइज कर सकते हैं, मतलब हाँ 11 का। उसके बाद तो रिवाइज कर सकते हैं सर, थोड़ा अभी थोड़ा टाइट रहता है, उसके बाद तो टाइम है, फिर तो FT और JPFT है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब कि संडे के बाद एक्सपेक्ट कर लूं कि कर लोगे? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, फिर थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करो उसको रिवाइज। तो फिर तब तक मैं ही बता देता हूँ, फिर अब थोड़ा रिकॉल कर लो साथ में, फिर यही हो सकता है ना? तो संडे के बाद चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद हमारे पास ना फैट का एब्जॉर्प्शन आता है। और फैट एब्जॉर्प्शन में दो चीजें आती हैं, एक तो मिसल फॉर्मेशन एंड अदर इज काइलोमाइक्रॉन फॉर्मेशन। तो मिसल फॉर्मेशन, मिसल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिसल इज a structure in which phospholipids and bile salts play an important role। और आप जानते हैं कि उसमें फॉस्फोलिपिड के दो एंड्स हो गए, हाइड्रोफोबिक एंड एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स। तो हाइड्रोफिलिक एंड से तो ये वाटर को होल्ड कर लेगा, और हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है उससे ये लिपिड को होल्ड कर लेगा, है ना? आई होप मिसल सब ने सोप फॉर्मेशन में सबको याद भी होगा। तो ऐसे है। और अब मिसल के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो मैंने बताया कि जैसे ये मिसल है, और सपोज इसमें ये ऐसे करके ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये लगे हुए हैं, इन्होंने यहाँ से इनके वाटर की तरफ अटैचमेंट होता है क्योंकि हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं, और हाइड्रोफोबिक एंड्स जो अंदर की तरफ है उसमें सारा लिपिड है, जिसमें फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है ना, कोलेस्टेरॉल है, मोनोग्लिसराइड्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, मैंने ये सब लिखा है। और ये जब सेल के ऊपर आते हैं, जब ये मिसल किसी सेल से अटैच करेगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल से, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि दिस इज द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल। और क्या होगा कि ये मिसल जो है ये आकर के जब अटैच करेगा तो इट विल रिलीज ऑल दीज कंटेंट्स इनसाइड द इंटेस्टाइनल सेल, है ना? तो सेल के अंदर जाते ही विद द हेल्प ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह की हेल्प से, है ना, तो ये जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल अंदर छोड़ा गया है सेल में, वो दोबारा जुड़ जाता है। आई होप तुम्हें याद आ रहा होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को दोबारा जोड़ दिया जाएगा सेल के अंदर, और फिर वो क्या बन जाएगा? ट्राइग्लिसराइड्स, सॉरी, ट्राइग्लिसराइड्स बनेगा जो प्रोटीन के साथ एसोसिएट करेगा। It will form triglycerides, क्योंकि फैटी एसिड, तीन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में जुड़ के ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे, और ये ट्राइग्लिसराइड जो हैं ये प्रोटीन के साथ एसोसिएट करेंगे, और अब ये प्रोटीन के साथ जब इनका एसोसिएशन होगा तब हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे काइलोमाइक्रॉन। ठीक है ना? और अब ये काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं, ये काइलोमाइक्रॉन्स
किस वेसल के अंदर जाते हैं? ओपन क्वेश्चन, अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स का नेम? लैक्टियल्स। लैक्टियल्स। ठीक है, तो लैक्टियल के अंदर ये जाएंगे, है ना? कैलोमैक्रॉन्स विल मूव इनसाइड द लैक्टियल। तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग एब्जॉर्ब। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो जो अभिषेक शर्मा, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, कि ये जो ए प्रोसेस है और ये जो बी प्रोसेस है, शर्मा जी, शर्मा जी सुन रहे हैं? सर रिपीट कर दो क्वेश्चन। नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं, मैं तो पूछूं कि ये जो ए और बी प्रोसेस है ना, ए और बी देख लिया कहां पे लिखा है ए और बी? यस सर। हाँ, तो ए और बी जो है ना, उसमें मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं शर्मा। यस सर। और मुझे पहले ऑप्शन सारे लिख देना, उसके बाद बताना कि तुम्हें क्या लग रहा है कि कौन सा आंसर होना चाहिए। शर्मा, शर्मा, यस सर। वो सर मेरा नेट कनेक्शन जो है सर, ब्रॉडबैंड का नेट चल नहीं रहा तो फ्रीज हो गया सर फ्रेम। सर 2 ऑप्शंस पर। हेलो। चलो अब तीसरा चौथा आता होगा फिर। मैंने लिख दिए, ऑल ऑप्शंस, शायद आ जाए अब तुम्हारे सर मैं पास। स्विच करके देखता हूँ सर नेट। चलो अच्छा, ठीक है, तब तक मैं फिर किसी और से पूछता हूँ। शिवम भारद्वाज, यस सर। बताओ। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, मैं थोड़ा देखिए। ए और बी नहीं देखा? नहीं सर, वो एक कहाँ पे था, नहीं देखा। ए कहाँ था? ये है, इसको मिसेल कहते हैं, ठीक है? सर ऑप्शन लिखा है। शर्मी, हाँ तुम कुछ कह रहे हो शर्मा? शर्मा जी आप कुछ कह रहे हैं? सर सेकंड आना चाहिए। सेकेंड,
यस सर। सर जो पहले वाला सिंपल डिफ्यूजन से और सेकंड वाला सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना। चलिए देखते हैं, कोई और कुछ कहना चाहता है? अपूर्वा, फोर्थ है क्या सर? फोर्थ है क्या? बताता हूँ बताता हूँ। सर फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट आएगा सर। कोई फोर्थ कह रहा है? यस सर फर्स्ट। फर्स्ट आएगा। अच्छा चलो एक बच्चे से और पूछ लेते हैं। कुणाल जगलान, चलो शर्मा तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं है। शर्मा तो कहाँ चला गया है भी या नहीं? फर्स्ट होना चाहिए। दोनों जो प्रोसेस हैं वाया डिफ्यूजन, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, डिफ्यूजन होता है। अच्छा ये जो काइलोमैक्रॉन्स होते हैं अंकुरफल, ये लैक्टियल में मूव करते हैं इन द लिम्फ वेसल, इजंट इट? Yes. Why not blood, अंकुरफल? ब्लड में क्यों नहीं करते? ब्लड कैपिलरी भी तो यहाँ साथ में ही होगी ना, उसमें क्यों नहीं करते? ब्लड कैपिलरी में भी कर सकते थे, उसमें क्यों नहीं करते? याद नहीं है सर अभी। अच्छा निकुंज, निकुंज जिशान अली, फैट या दूसरी भाषा में बोलें जो लिपिड है वो एब्जॉर्ब हो रहा है लैक्टियल में, या फैट एब्जॉर्ब हो रहा है लैक्टियल के अंदर, ब्लड में क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो पाता? ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब क्यों नहीं पाता? मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ जिशान अली कुछ कह रहे हो? पता नहीं एक्चुअली क्या है कि जो काइलोमैक्रॉन होता है ये बहुत बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं साइज में, तो ये ब्लड कैपिलरी की जो पोर्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, उनमें मूव नहीं कर पाते। ये साइज में बड़े होने की वजह से ये मूव करते हैं लिम्फ कैपिलरी में, क्योंकि लिम्फ कैपिलरी के जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं, इस वजह से काइलोमैक्रॉन उसमें मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो साइज रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली फॉर मूवमेंट इनसाइड द लैक्टियल। ओके, तो फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट मेजरली
सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होगा, कपल्ड विद सोडियम। एनसीईआरटी लिखती है कि ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर अब्सॉर्ब्ड वाया द ट्रांसपोर्ट विच इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच इज कपल्ड विद सोडियम। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपको आइडिया मिल जाएगा। नाउ आफ्टर द एब्जॉर्प्शन जो है egestion या defecation process is there. Okay, removal of the feces और external anal sphincter जो होता है वो voluntary होता है या involuntary? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वॉलंटरी है या वॉलंटरी होगा? वॉलंटरी। ओके, तो फिर ये डेफिकेशन जो है वो वॉलंटरीली कंट्रोल में रहता है, बिकॉज द एनल स्फिंक्टर इज वॉलंटरीली कंट्रोल्ड। तो और इजेशन में जो है हमने जो थोड़ा सा एक हल्का फुल्का डेटा अपने पास पड़ा हुआ है कि करीब 1500 मिलीलीटर चाइम जो है वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन एवरी डे। रोज के हिसाब से करीब 1500 मिलीलीटर चाइम एंटर करता है। तो अब जब ये 1500 मीटर है, इसमें से मोस्ट ऑफ देम, इसमें से वाटर तो मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाता है इन दी कोलॉन। इसमें से मोस्ट वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन कोलॉन। मोस्ट ऑफ दी वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन कोलॉन, ये एनसीईआरटी लिखती है। और हम सोचते हैं कि ये मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन की बात चल रही, तो फिर वो गलत हो जाता है कि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कोलॉन के अंदर नहीं, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अगर पूछेगा वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। लेकिन जितना भी फ्लूइड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है उसका मोस्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द कोलॉन, है ना। बाकी फीसेस आर रिटेन्ड इन द रेक्टम, और अगर फीसेस ज्यादा टाइम के लिए रिटेन हो जाएं तो दैट लीड्स टू अ प्रॉब्लम, है ना। दैट इज कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन जो है उससे जो वेन्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, वाल्व्स एक्चुअली। may damage the valves of the veins, और अगर वाल्व डैमेज हो जाते हैं तो फिर उससे क्या कंडीशन आ सकती है, कोई किसी को याद है? एनी आइडिया? हेमोरॉइड्स, और वी कॉल इट पाइल्स। तो रेक्टल वेन्स में अगर जहां पे फीसेस स्टोर हो रही हैं वहां पे अगर इट इज इररेगुलर बाउल मूवमेंट्स, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से
It can damage the valves of the veins. Also swelling आ जाती है वहाँ पे in the veins, and we call it hemorrhoids or piles in the common language. बाकी तुम लोगों ने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स पढ़े हैं? तुम सबने नेम्स पढ़े हुए हैं? कौन कौन से हार्मोन्स हैं और क्या क्या काम है? गैस्ट्रिन हार्मोन, सिक्रीटिन हार्मोन, cholecystokinin, pancreozymin hormone, enterogastron और GIP हार्मोन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अच्छा, इन चारों में से ये बताओ कि सबसे पहले ये इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले डिस्कवर हुआ है? Secretin. Secretin. सिक्रीटिन। सही जवाब, बिल्कुल सही है। सिक्रीटिन हार्मोन डिस्कवर्ड वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। किसने डिस्कवर किया था? एनी आइडिया? Baylis and Starling. बेलिस एंड स्टार्लिंग, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट। Baylis and Starling discovered this hormone in the human body. The first hormone to be discovered in the human body. Correct. इन चारों में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्टमक को स्टिम्युलेट करे? इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो स्टमक को स्टिम्युलेट करे? Gastrin. गैस्ट्रिन ही करेगा बस, दैट्स इट। गैस्ट्रिन का सिक्रीशन कहां से होता है? गैस्ट्रिन का जो सिक्रीशन है वो जी सेल से होता है ना? जो कहां पे होते हैं? स्टमक में ही होते हैं, एम आई राइट? स्टमक में ही होते हैं। सिक्रीटिन स्मॉल इंटेस्टाइन का हार्मोन है। और सिक्रीटिन कौन कौन से ऑर्गन्स पे काम करता है? सिक्रीटिन लिवर पे काम करता है, सिक्रीटिन पेनक्रियास पे काम करता है,
और सिक्रीटिन जो है वो स्टमक को इनहिबिट भी करता है। तुम सबने लिखा हुआ? तो लिवर पे सिक्रीटिन काम करता है ताकि बाइल बनता रहे, और पेंक्रियाज पे काम करता है ताकि बाइकार्बोनेट्स वगैरह रिलीज होते रहे। कोलेसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन, ये आपकी एनसीईआरटी में एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर में साफ साफ लिखा हुआ है, इससे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम तो ये भी लिखे, नाम तो ये सारे लिखे हैं मेरे हिसाब से। पॉइंट इज इसकी सीसी के पीजेड पे क्वेश्चन आता है। इसकी फुल फॉर्म कोलेसिस्टोकाइनिन है, और कोलेसिस्ट शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए यूज होता है? गॉल ब्लैडर के। तो ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा ताकि बाइल रिलीज हो और पहुंचे इनटू द इंटेस्टाइन। तो गॉल ब्लैडर इसका हो गया टारगेट ऑर्गन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन है। और पैनक्रियोजाइमिन जो इसका नाम दिया गया है उससे तो वैसे ही याद हो जाएगा। पैनक्रियोजाइमिन क्या मतलब हो सकता है पैनक्रियोजाइमिन का? अगर इसको संधि विच्छेद करें तो पैनक्रियोजाइमिन, तो क्या चल रहा है पता है इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई आइडिया लगाओ, समझ में आएगा क्या मतलब हो सकता है? जाइमिन फॉर जाइमीन्स। जाइमिन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाइमिन? What is the meaning of Zymin? Zymogens तुम लोगों ने पढ़ा है, Zymogens का क्या मीनिंग होता है? Zymogen word is not new to you, isn't it? Zymogen you have read. Zymogens are what? Enzymes which are inactive. Inactive enzymes को Zymogens कहते हैं। तो इनएक्टिव एंजाइम्स को अगर जाइमोजेंस कहते हैं तो इसका मतलब ये जो हार्मोन हो गया इसका क्या काम हो गया? इसका काम ये हुआ कि ये पेनक्रियास से एंजाइम्स को रिलीज कराए, पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स को रिलीज कराए। ये फंक्शन होगी, नाम के हिसाब से फंक्शन याद हो जाएगी। और एंटेरोगैस्ट्रॉन, जीआईपी की फुल फॉर्म तो बताओ, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो नाम ही से याद होगा, ये स्टमक को इनहिबिट कर रहा है। डुओक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन, ये भी कुछ हार्मोन्स हैं। सोमैटोस्टैटिन, तो इन हार्मोन्स की बात करें तो जैसे डुओक्राइनिन है, तो डुओ माने डुओडेनम, तो ये हार्मोन आया स्मॉल इंटेस्टाइन से और इसने डुओडेनम के ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना है। और डुओडेनम के ग्लैंड्स कौन से होते हैं तुमको पढ़ाया था ना मैंने, ग्लैंड्स ऑफ डुओडेनम आर
ब्रूनर्स ग्लैंड को ये Brunner's ब्रूनर्स ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज हो और stimulates Brunner's glands. Okay. और एंटेरोक्राइन जो है इट विल स्टिमुलेट रिलीज ऑफ सक्कस एंटेरिकस और फाइनली सोमैटोस्टैटिन जो है ये इनहिबिट करने का काम करता है. इट इनहिबिट्स the digestive juices release. It inhibits absorption of food. It inhibits insulin and glucagon also. और ये सोमैटोस्टैटिन तुमने हाइपोथैलेमस में भी पढ़ा हुआ है. हाइपोथैलेमस से भी आता है ये सोमैटोस्टैटिन, जहां पे हम इसको ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं. तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या पेनक्रियास से भी आता है ये डेल्टा सेल्स से. वहां पे ये इंसुलिन और ग्लूकागन के सिक्रीशन को कम करता है. और फर्दर ये एलिमेंट्री कैनाल से भी आता है जहां पे ये फूड के एब्जॉर्प्शन को और फूड के हार्मोन्स को इनहिबिट करता है. ठीक. तो दिस वाज ऑल अबाउट. और डिसऑर्डर्स पढ़ लो. वह तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं डिसऑर्डर्स. जो भी डिसऑर्डर्स आप लोगों ने पढ़े हैं उसमें आपने पढ़ा है वॉमिटिंग, वी कॉल इट एमेसिस. कॉन्स्टिपेशन आपको पढ़ा दिया. तो डायरिया इज देयर. और जॉन्डिस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन हो चुका है. और एक और कुछ और भी डिसऑर्डर्स हैं वो देख लेंगे अभी. तो पहले 4 पे पहले फोकस करते हैं. वॉमिटिंग सेंटर पे क्वेश्चन आ सकता है कि वॉमिटिंग सेंटर कहां पे है. मेडुला ऑब्लिंगेटा. सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा. दैट्स राइट. और डायरिया, सॉरी, तो फिर ये वॉमिटिंग जो होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा में सेंटर है, तो जितना भी कंटेंट है स्टमक में सारा मुंह के बाहर, उसको वॉमिटिंग कहते हैं. डायरिया में तो बॉवेल मूवमेंट्स फ्रीक्वेंट होते हैं या इरेगुलर होते हैं. सर इरेगुलर. अच्छा, तो उससे क्या होगा? हाउ वी विल डिफाइन डायरिया? हाउ वी विल डिफाइन इट कि डायरिया है? डायरिया में
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ भी स्टे नहीं करेगा. इट विल बी रिमूव्ड as soon as it is moving inside the intestine. It will be removed from the body because Sir, there is no absorption. absorption बिल्कुल भी नहीं होगा. तो कुछ बचेगा तो absorption होगा ना. तो यही है. और बॉवेल मूवमेंट्स मैंने पूछा था अभी कि कैसे होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है या इरेगुलर होती है. तो तुमने कहा कि इरेगुलर होते हैं. तो इरेगुलर तो खैर जब होगा तो फिर उसमें कॉन्स्टिपेशन आता है. और डायरिया के केस में फ्रीक्वेंसी हाई होती है. हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द bowel movements. तो increased bowel movements या high या abnormal frequency of the bowel movements, उसकी वजह से डायरिया होता है. और जॉन्डिस ये बीमारी है. जॉन्डिस बीमारी है एक ऑर्गन की जिसका नाम है लिवर. तो क्वेश्चन आता है कि जॉन्डिस किस ऑर्गन से एसोसिएटेड है, तो उसका आंसर है लिवर. और इनडाइजेशन, अच्छा जॉन्डिस में तो जानते हो कि जो चीज बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी वो कौन सी है? बिलिरुबिन. और इनडाइजेशन जो है उसमें डाइजेशन नहीं हुआ, उसे कुछ कारण हो सकते हैं कि भाई आपका जो है खान पान जो है वो ठीक नहीं है, स्पाइसी फूड खाया है या ज़्यादा खा लिया है, ओवर ईटिंग हो गई है, या स्पाइसी फूड खा लिया है, या एंग्जाइटी है कि भाई एग्जाम होने वाला है तो एंग्जाइटी हो गई तो इंडाइजेशन हो गया, पेट खराब हो गया. तो वो कुछ रीज़न हो सकते हैं फॉर इंडाइजेशन. पूछना है कुछ तो पूछ लो. यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सर जॉन्डिस क्यों होता है? जॉन्डिस इसलिए होता है क्योंकि जो लिवर है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा और वो बिलिरुबिन का कंटेंट ज़्यादा बना रहा है. तो फिर वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट कर रहा है. जॉन्डिस हो गया. क्योंकि किडनी जितना रिमूव करेगी उतना करेगी, लेकिन लिवर ने अगर ज़्यादा बनाया तो फिर कैसे हो जाएगा? तो फिर तो रिमूव नहीं हो पाएगा इतना. तो इसलिए बिलिरुबिन विल गो एंड डिपॉजिट इन द स्किन. तो स्किन, आईज एंड ऑल दे टर्न येलो. इट इज एक्चुअली मैल फंक्शनिंग ऑफ द लिवर एंड बिलिरुबिन इज इंक्रीजिंग इन द ब्लड. अंकुर पाल. ओके सर. एक तुमको मैंने कुछ 2-3 ना डिसऑर्डर्स अपनी तरफ से पढ़ाए थे, जैसे मैं जो नाम लिख रहा हूं. इफ यू हैव गॉन थ्रू इट, गैलेक्टोसीमिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस, और एक तुमको मैंने पढ़ाया था कार्डिया एक्लेजिया. एक्लेजिया ऐसे ही है. और एक आपको पढ़ाया था पायरोसिस, हार्टबर्न. और आप लोगों ने एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में जो लिखे हुए हैं 2 नाम, दैट इज क्वाशियोरकर एंड एरास्मस. तो ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं. तो गैलेक्टोसीमिया पे कोई चर्चा हो
तो अच्छा लगेगा। गैलेक्टोसीमिया में जो गैलेक्टोज है वो हमारी बॉडी, गैलेक्टोज के बारे में एक बार पहले चर्चा हुई थी कि गैलेक्टोज इज ब्रेन शुगर एंड वाया फूड इट गोज टू ब्रेन, और ब्रेन में जाने के बाद ये वहाँ ब्रेन सेल्स में स्टोर रहता है और मेटाबोलाइज भी होता है। लेकिन एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये ब्रेन सेल्स में अगर मेटाबोलाइज नहीं हो पाया तो फिर ये ब्रेन सेल्स में एक्यूमुलेट कर जाता है। तो फिर बताओ, जब ब्रेन सेल्स में अगर एक्यूमुलेट कर जाएगा फिर क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन। करेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। और हाँ वही, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो किस एंजाइम की कमी हो जाती है? यूराइडल ट्रांसफेरेज। Deficiency of uridyl transferase. ऐसे बच्चों को मिल्क फ्री डाइट पे रखा जाता है, isn't it? Yes sir. लैक्टोज इंटॉलरेंस ह्यूमंस में कौन सी एज का डिसऑर्डर है? टीनेज का, चाइल्डहुड का, एडल्टहुड का? सर एडल्ट का। एडल्टहुड का। क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज करती है वैसे वैसे लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज। तो मिल्क शुगर डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, और डाइजेस्ट नहीं होती है तो उसके ऊपर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जब एक्ट करते हैं तो फिर उसमें से एसिड्स और गैसेस बनती हैं, जिससे इंटेस्टाइन्स में पेन हो सकता है, अनकंफर्टेबल फील करेगा पर्सन। इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। और फिर एक इसमें सजेशन दिया जाता है, बताओ क्या सजेशन है वो? To consume curd or yogurt, where lactose is converted into lactic acid. तो लैक्टोज अगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर तो बढ़िया ही है। फिर तो लैक्टोज बॉडी के लिए मिलेगा नहीं एंड इंटेस्टाइन्स को मिलेगा नहीं, और ठीक है, दैट्स ऑल। कार्डिया एक्लेजिया कौन बताएगा? स्वतंत्र कुमार। कार्डिया एक्लेजिया पे कुछ प्रकाश डाल सकते हैं अगर याद है तो? पोजीशन इन आर्टरीज। Who will tell? गुरलीन शर्मा। चलो ओपन है, कोई भी बताओ। Malfunctioning of cardiac sphincter. Yes, Hanshika, you want to speak? सर वो एक डिसऑर्डर है जिसमें हम कुछ इंजेक्शन नहीं कर सकते, इसोफेगस में कोई डिसऑर्डर हो जाता है, उससे हो जाता है। नहीं, इंजेक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन जो कार्डियक स्फिंक्टर है
जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है, तो वो सही से ओपन नहीं करता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो ईसोफेगस के लोअर पार्ट में एक्यूमुलेट करता रहता है एंड सर पर फूड भी तो पास डाउन नहीं होता, रिगर्जिटेट हो जाता है, आपने बताया था। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनिशियली कर लेता है लेकिन बाद में फिर नहीं हो पाता। ओके सर। हाँ, यू आर राइट, ठीक है, इनिशियली कर लेता है लेकिन बाद में नहीं। आप जब वो आगे ही नहीं बढ़ रहा तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो अच्छा, हार्ट बर्न याद है तुम्हें अंशिका? रिमेंबर हार्ट बर्न? हार्ट बर्न चारू तुम्हें याद है? चारू, चलो मैं लिख दिया, इट इज हाइपर एसिडिटी। इसमें जो हमारा कार्डियक स्फिंक्टर है वो सही से क्लोज नहीं करता है, और जो स्टमक का कंटेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो फिर रीगर्जिटेट जब होता है तो क्योंकि क्लोज नहीं करेगा तो फिर HCl कैन मूव इन द ईसोफेगस, और जब अगर HCl ईसोफेगस में मूव करेगा तो वो अंदर की लाइनिंग को एक्सकोरिएट करेगा, खाएगा, कुरेदेगा, है ना? और इसको बोलेंगे हम हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न। बच्चों कुछ समझे? यस सर। क्वाशियोरकर में और मेरास्मस में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? एक बेसिक डिफरेंस सर मेरास्मस में प्रोटीन कैलोरीज दोनों की होती है डेफिशिएंसी, क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन्स की होती है। यस, करेक्ट, यही बेसिक डिफरेंस है कि क्वाशियोरकर में इट इज द लैक ऑफ प्रोटीन्स, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स है, जबकि मेरास्मस में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज है। कोई एज का भी डिफरेंस है क्या? मतलब कुछ कोई एज डिफरेंस भी है? मेरास्मस में अप टू 1 ईयर होता है। नहीं, हाँ यही है। और क्वाशियोरकर में सर 3 इयर्स तक हो सकता है। ओके, ठीक, दैट्स गुड। तो ये भी है कि ये मेरास्मस इन्फेंट्स को ज्यादा होने की संभावना है, 0 to 1 ईयर्स वाले जो हैं, मतलब अप टू 1 ईयर वाले जो हैं, सॉरी। और क्वाशियोरकर जो है वो 3 साल तक हो सकता है, कुछ बुक्स 5 साल भी देती हैं, लेकिन 3 साल तक क्वाशियोरकर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हो सकता है। ये दोनों केसेस जो हैं ये उन कंट्रीज में या सॉरी उन एरियाज में ज्यादा होते हैं जहां पे मदर्स मिल्क इज नॉट अवेलेबल फॉर द बेबी, तो उनको ये बीमारी हो सकती है, या मदर्स मिल्क को रिप्लेस कर दिया गया है किसी लो प्रोटीन मिल्क से या फ्लूइड से, तो फिर वहां पे ये कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। क्वाशियोरकर मेरास्मस में कुछ कॉमन पॉइंट्स भी हैं कि दोनों का ग्रोथ चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो वो प्रॉपर नहीं होगा, स्टंटेड ग्रोथ रहेगा, मसल्स वीक रहेंगी, मेंटली भी वीक होंगे, IQ भी कम होगा एंड ऑल, बिकॉज एनर्जी नहीं है इनके पास। तो इसीलिए दिस इज all about
हमारे इंटेस्टाइन में एक हाइपरटोनिक मीडिया क्रिएट हो जाएगा। हाइपरटोनिक मीडिया हो जाएगा इन ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए हाइपरटोनिक मीडिया क्रिएट हो गया, तो फिर इससे क्या होगा, जो सेल्स होंगे इंटेस्टाइन के वो क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे या लूज कर देंगे? लूज कर देंगे। तो जब लूज कर देंगे तो फिर सेल्स लाइनिंग द इंटेस्टाइन लूज वाटर। तो जब ये वाटर को लूज कर देंगे डियर, तो फिर यू कैन थिंक क्या होगा? वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन। यस, इसलिए सी वाटर इज नॉट टू बी यूज टू क्वेंच थर्स्ट। दिस इज व्हाट वी से, है ना। एंड थोड़ा सा मदद मिलती है सेम कॉन्सेप्ट में। डिहाइड्रेशन तो खैर नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन जो ईसबगोल कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम सॉल्ट्स का प्रयोग किया जाता है। पढ़ा था ना आपको? यस सर। तो उसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है कि मैग्नीशियम सॉल्ट्स एक तो स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन से, दे विल रिटेन इन द इंटेस्टाइन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, एंड दिस विल कॉज द water to expel out from the intestinal cells. Ultimately, water content will increase, and increased volume of the colon will initiate sensory impulses because stretch receptors are stimulated, and a defecation reflex will begin because sensory impulses will then move from the rectum to the brain, and then brain will, give motor impulses for increasing peristalsis in the sigmoid colon, and this peristalsis in the sigmoid colon will ultimately push the feces out and defecation to take place. समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। तो बस यही कुछ बात थी। और कुछ पूछना है अंशिका? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो सर, अभी तक तो नहीं। ओके, तो जो भी पूछना है आराम से पूछो सारे बच्चों, क्योंकि अब ये रिवीजन क्लास है, इसमें तुम लोगों ने पूछना है। मैं तो बोल ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ हल्के हल्के, लेकिन इफ यू come across anything in your text, in the package, in the notebook, अभी टाइम है, पूछ सकते हो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं तुम लोगों के ग्रुप पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जरा देखो इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 आप देखिए जरा, और कुछ इस पे राय दीजिए अपनी। क्वेश्चन नंबर 56।
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें चार ऑप्शन है, कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, मे बी ईदर अल्फा और बीटा, is unrelated to function of the protein and is dictated by the primary structure of the individual subunits. कोई राय देनी है किसी को तो मुझे दे सकता है। Anyone? सर आई थिंक 4th ही होगा, क्योंकि वो छोटे छोटे प्रोटीन से मिलके ही बहुत सारा बनता है, सब यूनिट्स उसके प्रोटीन ही होते हैं। सब यूनिट्स तो उसका प्रोटीन ही होता है और वो टर्शरी स्ट्रक्चर में होता है। टर्शरी सब यूनिट्स आपस में जब एसोसिएट करते हैं तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज व्हाट वी हैव रेड। और वो कहना चाह रहा है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, पहले वाला ऑप्शन जो है। मुझे ये बताओ कि एक हीमोग्लोबिन तो आपने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है जिसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं, और अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है तो क्या उसमें हमेशा 4 सब यूनिट ही हो सकते हैं? हाँ, नो सर, ये हमेशा कंपलसरी नहीं होगा। कंपलसरी नहीं, 2 भी हो सकते हैं। यस सर। 4 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो पूरी तरीके से सही इसलिए नहीं क्योंकि हीमोग्लोबिन के कंटेक्स्ट में पूछता तो आंसर 4 कर सकता हूँ, लेकिन उसने तो जनरल पूछा है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें कितने सब यूनिट होंगे, तो 2 भी हो सकते हैं, उसमें क्या है ना। इसलिए पहला आंसर ज्यादा अच्छा नहीं बैठा। मे बी इधर अल्फा और बीटा, तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि सिर्फ अल्फा हो सिर्फ बीटा हो, दोनों भी तो हो सकते हैं, है कि नहीं। तो ये तो कोई बात ही प्रूव ही नहीं हो, इसको कुछ समझ में नहीं आया। सेकंड ऑप्शन तो ऐसी गड़बड़ सा है, ठीक नहीं है। इज अनरिलेटेड टू फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, तो अगर मैं बोलूं कि हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज अनरिलेटेड टू द फंक्शन, एज एन एग्जांपल अगर लूं तो गलत हो जाएगा। उसका स्ट्रक्चर क्वाटरनरी है तो उसकी इंपॉर्टेंस है और तभी वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा ऑक्सीजन को। अगर वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो इट इज रिलेटेड, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा है चौथा वाला कि इट इज डिक्टेटेड बाय द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल सब यूनिट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर एक टर्शरी है, दूसरा टर्शरी है, तीसरा है, चौथा है, ये बताओ कि इनके बीच में कोई बॉन्डिंग होगी तभी तो जुड़ेगा आपस में, और तभी तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। इनके बीच में बॉन्डिंग होगी नहीं होगी। तो जब इनके बीच में बॉन्डिंग होगी तो वो बॉन्डिंग कौन डिसाइड करेगा? इंडिविजुअल सब यूनिट्स के बीच में बॉन्डिंग कौन डिसाइड करेगा? बॉन्डिंग डिसाइड करेंगे इन टर्शरी यूनिट्स के वो ग्रुप्स जो बाहर की तरफ हैं, जिसको तुम आर ग्रुप कहते हो, क्योंकि प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड के पास होता है कार्बोक्सिल अमीनो और आर ग्रुप। कार्बोक्सिल अमीनो तो इनका इन्वॉल्व हो चुका है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इनके पास जो ग्रुप बाहर की तरफ एक्सपोज्ड बचा है वो कौन सा बचा है? आर ग्रुप। और आर ग्रुप या कुछ पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, उन्हीं के बीच में तो ये बॉन्डिंग रहेगी जिसकी वजह से
ये टर्शियरी सब यूनिट्स आपस में एसोसिएटेड रहेंगे और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर हम अमीनो एसिड को चेंज कर दें इन टर्शियरी सब यूनिट्स के, तो जो बॉन्ड ये पहले बन रहा था अब तो शायद वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर दिया है। तो जो ग्रुप जहां पे होना चाहिए था वो तो अब नहीं रहा। तो ये जो बॉन्ड बन रहा था दो सब यूनिट के बीच में, क्या ये बन पाएगा? अभिषेक, बन पाएगा क्या? क्या सर? मैंने पूछा कि सुना ही तुमने? नो सर, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। जो टर्शरी सब यूनिट है, कोई भी टर्शरी सब यूनिट है, तो वो किस वजह से है? वो अमीनो एसिड की सीक्वेंस की वजह से है ना? या अगर कोई टर्शरी टर्शरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस से ही बन पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड्स। तो अब दो टर्शरी सब यूनिट्स ने अगर आपस में ज्वाइन करना है तो वो भी तो उन्हीं ग्रुप्स पे डिपेंड करेगी ना जो अमीनो एसिड के पास। मान लीजिए आर ग्रुप यहाँ पे कोई आर ग्रुप है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो रहा था, तो आपका दोनों टर्शरी सब यूनिट आपस में, मान लो ये आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है और ये बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड है तो आपका टर्शरी सब यूनिट बना हुआ है। आपने अमीनो एसिड चेंज कर दी, यहाँ पे कोई दूसरा आर आ गया, अब आर डैश आ गया, वो इस आर से बॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर वो दो टर्शरी सब यूनिट्स आपस में एसोसिएट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दी टू मेंटेन टर्शरी स्ट्रक्चर और टू मेंटेन अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल बाय द एसोसिएशन ऑफ सब यूनिट्स। प्राइमरी तो इंपॉर्टेंट है ही, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स तो इंपॉर्टेंट है ही। बताओ, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। Apurva, are you there? Yes, sir. ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक दो डाउट्स हैं, वो भी मैं सेंड कर रहा हूँ उस पर। Z8, निकोटीन लीड्स टू एन इंक्रीज ऑफ, ये तो पढ़ा है हम लोगों ने कि निकोटीन इंक्रीजेस। सर एड्रेनलिन आएगा इसका आंसर। नॉरएड्रेनालिन नहीं आना चाहिए। नॉरएड्रेनालिन नहीं आना चाहिए, पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं सर, एड्रेनलिन ही आना चाहिए। नॉरएड्रेनालिन नहीं आएगा, यही पूछ रहा हूं मैं आपसे। दोनों के फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है? नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन के फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? सुन रहे हो? यस सर, सर याद नहीं। अच्छा, अरे ये तो याद रखो, ये तो याद रखो क्या डिफरेंस होता है। अनुश्री देवनाथ, डिफरेंस पता है आपको एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन के फंक्शन में? गुरपाल, कोई डिफरेंस है? क्या है बताइए।
नो आंसर। सर याद नहीं है। अरे होता ही नहीं है ना भाई, तो याद कहाँ, मतलब सेम फंक्शन है। अपूर्वा, ओके सर। अच्छा दूसरा भी कोई डाउट है तुम्हारा? कौन सा? थर्ड क्वेश्चन, Z3 निकोटीन इज, अब निकोटीन एपिनेफ्रीन से रिलीज करवा रहा है या नॉन एपिनेफ्रीन रिलीज करा रहा है, तो फिर चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर आएगा? स्टिमुलेंट। सोचो, नहीं आना चाहिए स्टिमुलेंट? एपिनेफ्रीन बॉडी को स्टिमुलेट करेगा? यस सर। बिल्कुल आएगा। ओके सर। जैसे तुमने वो नहीं पढ़ा एम्फेटामीन, यस सर। एम्फेटामीन क्या होता है? एम्फेटामिन स्टिमुलेंट। बिल्कुल सही, लेकिन ये लाइन भी तो याद होगी। इट इज सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एड्रेनलिन। हाँ नहीं याद? हाँ यस सर, हाँ जी सर। तो फिर क्या काम है एड्रेनलिन का? स्टिमुलेंट सर। स्टिमुलेंट हुआ ना? यस सर। गर्म पानी पियो, गर्म पानी, ठीक है? अरे सर दवाई खा रही हूँ, 2-3 दिन से तबीयत खराब है। तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, तबीयत खराब होने लग जाती है तो अच्छा नहीं होता है। हाँ जी, और किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है? कुछ पूछते हैं तुम लोग? बिल्कुल भी। कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है पर्सनल इंटरेक्शन सेशन, तो ज्वाइन कर लो। मैं बार बार उसको नाम लिख देता हूँ, बच्चों के आते ही नहीं है, मैं बैठा रहता हूँ। तो ज्वाइन करो। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया इंटरेक्शन सेशन, दे शुड ज्वाइन। और किसी ने अगर अभी तक ज्वाइन किया भी नहीं है और मैंने जो नाम लिखे हैं, अगर वो नाम उसमें उसका नहीं है तो भी वो आ सकता है उस टाइम पे और मुझसे मांग सकता है लिंक। तो मैं लिंक उसको सेंड कर दूंगा उसके टेलीग्राम पे, एंड ही और शी कैन ज्वाइन फॉर दी सेशन। ये सेशन तुम्हारी भलाई के लिए ही है, तुमसे कुछ बातें डिस्कस करके तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सेशन, पर्सनल इंटरेक्शन सेशन बनाए गए हैं। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मैं अभी 1-2 दिन और उसको आई विल बी पोस्टिंग इट, तो यू कैन ज्वाइन। And in case if your name is not there in the list, still even you can join at that time by just asking me the link provided. Well, for the link, उस टाइम तुम मुझसे टेलीग्राम पे ग्रुप पे लिंक मांग लो, आई विल गिव यू द लिंक, यू कैन ज्वाइन। ठीक है सर? हाँ सर पे डाउट सेंड किया है, फॉरवर्ड किया है, वो बताना एक बार। कितने सारे डाउट हैं ये? मतलब कौन कौन से क्या सर? कौन क्वेश्चन कौन कौन से ये तो बताएंगे। सारे क्वेश्चन पूरा पेज है क्या? यस सर। सर पूरा पेज है, सारे क्वेश्चन है? सर 7th 10th 11th और 12th।
जो 12th क्वेश्चन है इसमें तुम्हें डाउट लग रहा है? जो 12th 12वां क्वेश्चन है, पहले उसको लिया हमने, उसमें तुम्हें क्या डाउट लग रहा है कि तुमने सी ऑप्शन करेक्ट किया हुआ है, मतलब सी ऑप्शन इज दी आंसर जिसको तुम बताना चाह रहे हो, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तुम्हें ए और बी स्टेटमेंट में कोई डाउट लग रहा है अभिषेक? अभिषेक कहाँ गए? सर मेरे को थर्ड स्टेटमेंट है ना सी वाली, वो करेक्ट फॉर्म में पूछनी थी। करेक्ट फॉर्म में पूछनी थी? यस सर। अरे तो जब वो है ही गलत तो उसका करेक्ट फॉर्म क्या हो सकता है? ये तो ऐसा कहो कि अमीनो एसिड्स विल गो टू लिवर एंड इनसाइड द लिवर amino deamination will take place. Ammonia will combine with carbon dioxide to form urea inside the liver. जो लिवर की साइकिल है ना उसमें देखते हैं डीएमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। अभिषेक ठीक है सर, ओके सर। इसका कोई करेक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। अमीनो एसिड्स जो हैं वो सीधा जाते हैं सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ सोडियम, कपल्ड विद सोडियम वाला जो है उसके थ्रू जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कौन सा ट्रांसपोर्ट? मैंने बताया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो तो सेल के अंदर जाने का है ना। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का जो कॉम्बिनेशन है यूरिया बनाने के लिए बच्चे, वो तो लिवर के अंदर होता है, वो तो यहाँ होता ही नहीं। ठीक है, फिर क्या ऑप्शन रिगार्डिंग इट, तो ये क्या है, इसमें इन्होंने फिगर बनाया हुआ है तुम्हारा जो ये 10वां क्वेश्चन है, इसमें फिगर है ये, इसमें बॉडी का, इसमें वेना केवा, वाई एओटा, एक्स इंटेस्टाइन, तो एक्स क्या हो गया? एक्स हो गया हिपैटिक पोर्टल वेन, और वाई जो है वो इंटेस्टाइन्स लिवर से जा रही है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में जा रही है। डायग्राम तुम देखो यहाँ पे, पिक्चर में इतना क्लियर नहीं मेरे पास। वाई क्या है? व्हाट इज वाई? वाई कहां से कहां जा रहा है? क्या लेके जा रहा है वाई? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में जा रहा है वाई, या एओटा तो अंदर है ना, वाई सब लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में जा रहा है। अभिषेक मेरे पास पिक्चर क्लियर नहीं है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या वाई ऊपर लेफ्ट सबक्लेवियन वेन को ज्वाइन कर रहा है? यस सर। अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो फिर वो थोरैसिक डक्ट है, और थोरैसिक डक्ट यानी लिम्फ, और लिम्फ इसका मतलब ये होता है कि जिसमें आपका फैटी एसिड्स हो और ग्लिसरॉल हो। समझ में आया? यस सर। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तुमको किस में मिलेगा? वाई में मिलेगा, इन दी वाई। ठीक है, एक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स तो ब्लड है, ब्लड में तो होगा नहीं, वाई के अंदर होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब बी और सी ऑप्शन में से कोई होगा। ठीक है, समझे? अभी तुमको पढ़ाया कि, अभी मैं तुमको पढ़ाया कि फैट एब्जॉर्प्शन किस में होता है, किसमें होता है फैट एब्जॉर्प्शन? बोल नहीं रहे हो? ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट है और ये साफ साफ बताता है कि जो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन है वो खून के अंदर होता है, और खून क्या इसमें एक्स, और वाई जो है वो लिम्फ वेसल है जिसमें फैट का एब्जॉर्प्शन होगा। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? ब्लड में। और ब्लड क्या है? एक्स, और एक्स क्या है?
हिपैटिक पोर्टल वेन, क्योंकि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाएगा तो हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा जाएगा ना, तो एक्स तो माने ब्लड वेसल है। पहले तो एक्स और वाई क्लियर होना चाहिए इसके लिए, समझ रहे हो अभिषेक? यस सर। तो एक्स ब्लड है, वाई लिम्फ है, तो बताओ आंसर क्या हो जाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन? सर बी। बी हो जाएगा ना, कि भाई शुगर और अमीनो एसिड तुम खून में डाल दो और Yes, ग्लिसरॉल sir. फैटी एसिड तुम वाई में डाल दो। यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन रह गया, तो ये अब टेलीग्राम पे बताऊंगा, टाइम हो गया है और